Hello dear students. Now today again we will continue with our chapter rotational dynamics. It's lecture number 2. ठीक है, आज पहले हम एक बार कल का रिवाइज कर लेते हैं, कल जो पढ़े थे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सी कल सबसे पहले हमने पढ़ा कि रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है। सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल होता है। अगर एक चपाती है, रोटी है, गोल घूम रही है, तवे पर गोल घुमा दी चपाती को, तो वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। और एक वाटरमेलन है, तरबूज है या फुटबॉल है और उसको गोल घुमा रहे, तो फुटबॉल की लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और डेप्थ भी है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट घूम रहा है। सो रोटेशनल मोशन इज 3 डायमेंशनल, सर्कुलर मोशन इज 2 डायमेंशनल। सेकंड थिंग, सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल का गोल गोल घूमने को कहते हैं और रोटेशनल मोशन में पूरी बॉडी गोल घूमती है या उसका कोई पार्ट गोल घूमता है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन, हाउ डू वी डिफाइन सर्कुलर मोशन? अब डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर से। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of the circle, the motion of a particle along the circumference of the circle is called circular motion. So what is circular motion? This is our heading. The motion of a particle along the circumference of a circle is called circular motion. ठीक है, the motion of a particle along the circumference of a circle is called circular motion. And circular motion की दो types है. One is uniform circular motion and the other is non-uniform circular motion. Uniform circular motion, non-uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन ऐसे ही रहेगी, सिर्फ उसमें क्या आएगा, विद सेम स्पीड, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विद सेम स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विद चेंजिंग स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं E- लिख रहा हूं, अराउंड न्यूक्लियस। लिख रहा हूं तो ध्यान से सुन लो। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन of a stone tied to a string। एक रस्सी से पत्थर को बांध दिया जाए और पत्थर को वर्टिकल सर्कल में घुमाया जाए। दिख रहा नहीं तो अच्छे से ये अभी नहीं, ठीक है। द वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ स्टोन, एक पत्थर को रस्सी से बांधकर वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है ऐसा, तो दैट मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि जब वो स्टोन नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और जब स्टोन ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कम होगी। दिस इज द स्टोन, वर्टिकल में घुमा रहे हैं, तो जब पत्थर नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी। ठीक है, ये दिस वी हैव स्टडीड यस्टरडे, वी ऑलरेडी स्टडीड इट यस्टरडे। अब आज हमको उसके आगे का पढ़ना है, एक बार और भी टॉपिक से रिवाइज कर देंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की स्पेशलिटीज क्या होती है? तो सर्कुलर मोशन की स्पेशलिटी नंबर 1 है कि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। Circular motion is accelerated motion. Circular motion accelerated motion होता है। क्या रीजन है? If a particle is moving along the circumference of a circle, अगर कोई पार्टिकल
सर्कमफरेंस से भी चल रहा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी रिमेन्स द सेम. Sorry, magnitude of linear velocity remains the same. Direction of linear velocity goes on changing. This is v1 bar, v2 bar, v3 bar and v4 bar. पहले डायरेक्शन किधर है? ईस्ट. v1 bar is towards east, v2 bar is towards north, v3 bar is towards west, v4 bar is towards south. मतलब मैंने एक रस्सी से पत्थर बांध के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमा रहा मैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. फिर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेशन होता है. व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विद सेम स्पीड सेम रह रही है. कल मैंने कहा था 200 किलोमीटर पर आवर. तो इफ अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग उसकी स्पीड सेम रहेगी. 200 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 200 किलोमीटर पर आवर, यानी हर जगह उसकी स्पीड सेम रहेगी 200 मीटर पर आवर. लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग. और वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा रहता है? जिधर कोई पार्टिकल जाना चाहता है, उसकी नेचुरल इच्छा होती है, उधर उसका डायरेक्शन होता है. तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन. मतलब इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जो है एक चक्कर करने के लिए जितना टाइम फर्स्ट टाइम लेगा, सेकंड टाइम भी उतनी देर में कंप्लीट करेगा. यानी हर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए सेम टाइम लगता है. इट इज पीरियोडिक. जैसे कि मून का मोशन अराउंड द अर्थ. मून एक चक्कर अर्थ के 27.3 डेज में एक चक्कर करके हमको दिखाई देता है सपोज. तो हर महीने उतना ही टाइम लगेगा मून को एक चक्कर करने के लिए. ऐसे मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन. उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी. आई होप आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे. थोड़ा फास्ट में नोट डाउन करते रहे तो अच्छी बात है. फिर कल हमने और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कुछ टर्म्स. लीनियर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे बताते हैं हम? वेलोसिटी से. व्हाट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय s. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा. तो हम इसको थीटा से डिनोट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और इसको s से डिनोट करते हैं. व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अगर एक पार्टिकल है एंड इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट पॉइंट A within a very short time interval, if the particle goes from point A to point B, बहुत कम समय में अगर एक पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है तो A से B तक ये जो आर्क है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट आर्क है. तो ये जो सीधा रास्ता है जो चलने वाला A से B तक, इस सीधे रास्ते को बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट s. और या ds भी बोल सकते हैं, del s भी बोल सकते हैं हम, लेकिन लेट अस से s. और यहाँ जो एंगल बन रहा है बीच में, इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन अ पार्टिकल गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द सर्कमफरेंस. व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? उसका डेफिनेशन लिख के देना पड़ेगा क्या? वैसे एग्जाम में आता नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पूछते नहीं है. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या प्रीवियस कल पुराने लेक्चर में से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, उसमें दिया है. ठीक. सो द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. डेफिनेशन क्या है? द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट along the circumference of the circle is called angular displacement. Angular displacement is a vector quantity. Small angular displacement is a vector quantity. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा तो उसका डायरेक्शन ऊपर रहेगा. क्यों? राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से. और अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे रहेगा. इट फॉलोज द राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल भी फॉलो करता. अगर मैं ऐसा कोई स्क्रू ले लूं और उसको ऐसा घुमाऊं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्क्रू कहां जाएगा? ऊपर. इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर बताते हैं. सेकंड थिंग,
एंगुलर, फिर है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अगेंस्ट, लीनियर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, उसके अगेंस्ट में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और उसके अगेंस्ट में एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी, अच्छा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रफ लिख रहा हूं मैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये 11th स्टैंडर्ड में हम इसको प्रूव कर चुके हैं। सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं आप, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बट एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बहुत पुराने सिलेबस में था, ये 2 मार्क्स के लिए आता था। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। वैसे भी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम से डिवाइड है तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव। सो लीनियर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी फिर? एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट s is called linear velocity. Rate of change of angular displacement d theta by dt. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. d by dt यानी आपको डेरिवेटिव हम 11 में पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में सेकंड। सो एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी का मतलब क्या होता है? थीटा 2 माइनस थीटा 1। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड। कोई भी घड़ी का काटा या कोई गोल घूमने वाली चीज 1 सेकंड में जितना एंगल कवर करती है उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो रेडियन पर सेकंड। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। इट इज रिवीजन। अब मैं रिवीजन में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दूंगा तो आगे का पढ़ने में हमें ज्यादा पढ़ने नहीं मिलेगा। सो और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 3 लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन अगेंस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन? बस ऐसे ही। What is this? Linear displacement is equal to radius into angular displacement. Similarly, linear velocity is equal to radius into angular velocity. ठीक है, this is again rough. मैं ये rough लिख रहा हूँ, but हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। V is equal to R into ओमेगा। इसका प्रूफ 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। ये एक फॉर्मूला है, हालांकि यहाँ पर इसका काम नहीं है हमको, ये काम में बहुत आता है। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब ये 11th में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं ले जाऊंगा। फिर वैसे रिलेशन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में बनता है। क्या बनता है? लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। सो लीनियर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फा। क्या है लीनियर एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन a is defined as dv by dt. What is dv by dt? v2 minus v1 upon time. इसको बोलते हैं, हम इसको अलग से ऐसा भी लिखते थे a is equal to v minus u upon time. v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ v2 यानी फाइनल, v1 यानी इनिशियल। So what is linear acceleration? Rate of change of linear velocity is called linear acceleration. याद रखो, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ किया जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करे तो उसको वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ किए तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। बस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, और इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब d ओमेगा का मतलब क्या होता है? d हमेशा d
ये डी बाई डी टी का मतलब था फाइनल माइनस इनिशियल, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम। दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टाइम, t2 माइनस t1। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसा है मैंने आपको 11th में समझा चुका हूं। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रिमेंबर, आपके लिए हर एक चीज समझना जरूरी है। अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का आप कुछ भूल गए हो या कुछ रिवाइज करना है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको फिर से रिवाइज भी करवा दूंगा। अगर उसमें कहीं डाउट डिफिकल्टी है या आपने रिवाइज ही नहीं की, ध्यान से निकल गया, तो फिर से मुझसे समझ लेना। बट ध्यान देना और हर चीज समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डेफिनेशंस, हम 6 डेफिनेशन पढ़े लेकिन 3 की तरह, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा ध्यान देकर समझना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। बस ये याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करे तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ करे तो एक्सेलरेशन आता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करे तो लीनियर वेलोसिटी आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करे तो एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ करे तो लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ करे तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये है हमारा कल का पढ़ा हुआ टॉपिक। इसको मैं मिटाता हूं। अच्छा, इसमें भी रिलेशन क्या? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? तो देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। वैसे यहां पर भी रहेगा, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब हर चीज लीनियर इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर, लीनियर इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर। ये था कल तक जो हमने पढ़े, उसका एक रिकैप, हमने उसको एक बार रिवाइज कर लिया। Now we have to study further। और अब हमारा टॉपिक है, हमारी टेक्स्ट बुक हमसे कहती है, अच्छा रिमेंबर, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा रहेगा? तो इट आल्सो फॉलोज द राइट हैंड थंब रूल। एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से होगा। मतलब अगर मेरे पास एक स्क्रू है और मैं स्क्रू को ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तो उसकी स्पीड कहां जाएगी? उसकी स्पीड उसको कहां ले जाएगी? ऊपर ले जाएगी। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है। हाँ, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उल्टा घूम रहे तो नीचे आएगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में आना चाहिए। सी, आप इतना याद रखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी आल्सो इज ए एक्सियल वेक्टर और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जो है वो भी एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक्सियल वेक्टर है, यानी इनकी डायरेक्शन इधर बताते हैं। कोई चीज को गोल घुमाने से ऊपर ही जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, स्पीड भी ऊपर ऊपर भाग रही है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है तो ऊपर ले जा रहा है। हाँ, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो नीचे, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर। आपको मालूम है ऊपर y एक्सिस रहती, नीचे y डैश रहती। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में जनरली ये सब चीज छोटी छोटी नहीं पूछते। लेट अस नाउ सी व्हाट सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल फोर्सेस आर। सेंट्रीपेटल फोर्स और इधर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ चुका है। इट केम इन फरवरी 2009 की बोर्ड एग्जाम में, ये 2 मार्क्स के लिए आया था। उसके बाद भी आ चुका एग्जाम में, मेरे ध्यान में नहीं है। सी, व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। अगेन फिर से हमारी बुक में दिया है तो इसलिए हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? Force acting on a particle performing circular motion. Force acting on a particle
performing circular motion, force acting on a particle performing circular motion, which is directed along the radius away from the center of the circle. Away from the center of the circle is called centrifugal force. मैं समझाता हूं, पहले हम लोग लिख लेंगे. And what is centripetal force? इसका डेफिनेशन में देखो, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसमें अवे वर्ड इंपॉर्टेंट है. और यहां पर फोर्स acting on a particle performing लेट अस सेव टाइम. मैंने पॉज करके ये 2 पॉइंट्स लिख लिया. अगेन मैं पॉज करूंगा और आगे के 2 पॉइंट्स लिख लूंगा, ताकि फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. नोट डाउन. प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स. I hope you might have noted down the points. स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं. See, that was the written part. Now we are going to discuss what centrifugal and centripetal forces are. The word centri means center, and fugal comes from fugue, and in English fugue or refugee means running away from the center. फ्यूग यानी होता सेंटर से दूर भाग जाना. इसमें अभिषेक बच्चन एंड करीना कपूर का एक मूवी भी आया था, रेफ्यूजी. तो फ्यूग मीन्स टू रन अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सेंटर से दूर भागना. अब एग्जांपल, सपोज यू आर सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड. झूला है गोल घूमने वाला. वो झूले में आप बैठे हो. हमारे बचपन में हमने ऐसा झूला देखा था. ये ऐसी रस्सियां बनी होती थी, यहाँ नंदी बैल लगा रहता था. ऐसा, और इसमें छोटे बच्चे बैठ जाते थे. और जब ये गोल घूमता है तो इंस्टेड ऑफ मूविंग लाइक दिस वर्टिकली, वो दूर भाग जाता है, सेंटर से दूर भागता है. दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और एक अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको कि सपोज पैसेंजर्स आर सिटिंग इन अ कार. आप कार चला रहे हो, आपकी कार में पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं, 2-3 लोग बैठे हैं, और कार में आपके रोड पर एक जीवन में मोड़ आया और आपने कार को मोड़ दिया. सो इफ यू टेक अ टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, द पैसेंजर्स इन द कार विल बी थ्रोन राइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. किसने फेंका उनको? सो प्रेत आत्मा, नो, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अनदर एग्जांपल, अगर एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन पर आप कॉइन रख देते हो और सीलिंग फैन को स्विच ऑन करते हो, तो जैसे ही सीलिंग फैन घूमेगा तो कॉइन उड़ के भाग जाएगा. किस डायरेक्शन में भागेगा? अलोंग द टेंजेंशियल पाथ. ठीक है. वैसे अगर एक हॉरिजॉन्टल रस्सी से आपने पत्थर बांध लिया, दिस इज अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, और इसको घुमा रहे गोल, और जैसे ही ये पत्थर रस्सी से छूट गया तो कहाँ जाएगा? इट विल मूव अलोंग अ टेंजेंशियल पाथ. सीधी लाइन में जाएगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरीथिंग वांट्स टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और वांट टू बी एट रेस्ट. तो ये सीधी लाइन में चला जाएगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? हर चीज को सेंटर से दूर फेंकने की कोशिश करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मून अर्थ के गोल घूम रहा है. अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए, अर्थ अगर उसको सेंटर की तरफ न खींचे तो मून उड़ के भाग जाएगा. दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से
जिससे आप उसे समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक फ्रॉक पहन लिया सपोज, है ना, थोड़ा लंबा वाला हाफ कट फ्रॉक पहन लिया, और वो फ्रॉक का जो कपड़ा है वो नीचे लटक रहा है और मैं गोल घूमने लग गया। ऐसा पुराने ज़माने में वो मुगल आजम वगैरह में डांस करते थे, तो मैं गोल घूमने लग गया सपोज। तो व्हाट विल हैपन टू द लोअर एंड ऑफ माय फ्रॉक? फ्रॉक का क्या होगा? वो फ्रॉक जो नीचे रहना चाहिए था ऊपर उड़ जाएगा, बाहर भागेगा उड़कर हर तरफ से। किसने खींचा उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने खींचा। उसका कारण हमको मालूम नहीं है, वहां कौन प्रेत आत्मा आके वो कपड़ा खींच रही है या और कुछ है जो हमारा कपड़ा खींच रही है, पता नहीं। सो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हर गोल घूमने वाली चीज को बाहर खींचकर ले जाती है। रस्सी से पत्थर बांधकर घुमाए घुमाए घुमाए, पत्थर रस्सी टूट गई तो पत्थर निकल के भाग जाएगा। पत्थर को किसने बाहर खींचा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने खींचा। हमारी टेक्स्ट बुक में एक और एग्जांपल दिया है 12th स्टैंडर्ड की, कि वेट गिनने की मशीन आती है ऐसी, जो लोग कॉटन गिनते हैं, गेहूं चावल किराना गिनते हैं, वो लोग ऐसा मशीन यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड अ स्प्रिंग बैलेंस। ये सीलिंग है, छत है, छत पे स्प्रिंग बैलेंसर, यहाँ रीडिंग लिखी होती है 1 kg, शायद 1 kg, 2 kg, 3 kg, सॉरी 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, ये उसका वेट है। और वेट को बीच में रखो, नियरली 8 तक गिन सकता है सपोज। ये वेट को ऐसा रखो। अभी वेट कितना है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर टंगा हुआ है, इसका वेट कितना बता रहा है? 4 न्यूटन। अब ये इसको क्या करना है? पकड़कर इसको कोनिकल पेंडुलम की तरह घुमाना है, गोल घुमा दो इसको ऐसा। ये वेट को ऊपर जो वेट ऐसा टंगा था, इसको पकड़ के, सी वेट ऐसा टंगा है, इसको पकड़ के घुमा दो गोल गोल। तो ये वेट सीधा था, लेकिन गोल घूमते समय ऐसा हो जाएगा, तिरछा। इट विल डिस्क्राइब अ कोनिकल पेंडुलम। हम 11th में कोनिकल पेंडुलम पढ़ चुके हैं। ये ऐसा बन जाता है डायग्राम। जो कोनिकल पेंडुलम बीच में था वो ऐसा साइड में हॉरिजॉन्टल घूमने लग जाता है। तो ये वेट जो है, जो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो 4 किलो था, लेकिन जब इसको गोल 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 घुमाए तो ये 4 न्यूटन बताने की जगह 5-6 न्यूटन बताएगा। मतलब वेट विल इंक्रीज स्लाइटली। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अगर आपने रस्सी से पत्थर बांध के गोल 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 घुमाए, अगर पत्थर 1 किलो का है और पत्थर नीचे जा रहा है तो हमको 6 किलो का महसूस हो सकता है, भारी महसूस होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे खींच रहा है नीचे भी। So centrifugal force is a force which acts along the radius and away from the center of the circle. और अगर दुनिया में सिर्फ से, अच्छा एक क्वेश्चन मन में ये भी आता है कि we know that in a hydrogen atom there is only 1 electron and inside the nucleus there is 1 proton. ये इलेक्ट्रॉन है। अब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में आपस में अट्रैक्शन है। सो व्हाई डजंट द इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब तक गोल घूम रहा है तब तक उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच के रख रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच रहा है, तब तक इलेक्ट्रॉन गिरा नहीं। लेकिन जैसे सपोज यहाँ से न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो ये जाएगा कहाँ? उधर नहीं जाएगा, इट विल मूव लाइक दिस। तो कोई भी चीज सेंट्रीपेटल फोर्स गायब हो जाए तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियल पाथ में भागता। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन इधर क्यों बताते हैं? क्योंकि अगर हमारे आंख पे पट्टी बांधकर हमको भी गोल 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 घुमाया जाए और रस्सी टूट जाए तो हम भी टेंजेंशियल पाथ में उड़ जाएंगे। कपड़ा बांध के, हमको कपड़ा बांध दिया आंख पर किसी ने और हमें रस्सी से बांध के गोल गोल घुमा रहा है कोई शक्तिमान हमें, और जैसे रस्सी टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? सीधे टेंजेंशियल पाथ में जाएंगे। लेकिन उस समय हमें कोई पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलेंगे गोल घूम रहे थे, सीधे लाइन में फेंक दिया हमको किसी ने। तो इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हम इधर बताते हैं। तो यहाँ देखो टेंजेंशियल पाथ में। सो व्हाई डजंट द इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर क्यों नहीं जाता? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर खींचता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो हर चीज को बाहर खींचता है। अब अगर बाहर खींचता है तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक फोर्स अंदर भी खींच रहा है। तो जो फोर्स अंदर खींचता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। रिमेंबर, सेंट्रीपेटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, वो कि कोई एक नया फोर्स नहीं है। सेंट्रीपेटल फोर्स हर वो फोर्स जो किसी भी चीज को सेंटर की तरफ खींचता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। वो खुद एक फोर्स नहीं है, जो फोर्स सेंटर की तरफ खींचता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींच रहा है सेंटर की तरफ, इसीलिए इसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलेंगे। सिमिलरली इफ दिस इज द अर्थ और ये मून है जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है,
अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मून का और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून को इधर खींच रहा है, तो जो फोर्स सेंटर की तरफ खींचता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। अब चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेंटर की तरफ खींच रहा है। सो एनी फोर्स व्हिच पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स खुद एक फोर्स नहीं है, किसी भी फोर्स जो सेंटर की तरफ खींचता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन वाला फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या चाहे वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, सच फोर्सेस आर कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्सेस। अब सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर रहता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स CPF का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर रहता? तो रेडियस का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर रहता है। रेडियस वेक्टर, व्हाट इज द रेडियस वेक्टर? अ वेक्टर which is drawn from the center of the circle to the position of the particle। यानी अगर पार्टिकल यहाँ तो रेडियस वेक्टर का एरो इधर रहेगा, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो रेडियस वेक्टर का एरो यहाँ रहेगा, पार्टिकल अगर यहाँ है तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इधर रहेगा, पार्टिकल यहाँ है तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इधर रहेगा। रेडियस वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन रेडियस वेक्टर की जो लेंथ होती है, रेडियस की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, इट रिमेन्स द सेम। सो रेडियस वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल गोल घूम रहा है तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, तो रेडियस वेक्टर की पोजीशन भी, डायरेक्शन भी चेंज होती है, बट मैग्नीट्यूड सेम रहता। नोबडी विल आस्क अस टू डिफाइन रेडियस वेक्टर, कोई नहीं बोलेगा रेडियस वेक्टर को डिफाइन करो। सिर्फ इतना याद रखना कि रेडियस वेक्टर किसको बोलते हैं कि एक ऐसी रेडियस जिस पर एरो बना और एरो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता है, और एरो किधर डायरेक्शन बताता है? जहां पार्टिकल है। पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो एरो का डायरेक्शन इधर रहेगा, पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इधर रहेगा, पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इधर रहेगा। यानी रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी लेंथ की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू चेंज नहीं होती। मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस वेक्टर रिमेन्स द सेम, इट्स डायरेक्शन चेंजेस। सो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कहां रहता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। नाउ सी, सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो एक है टुवर्ड्स द सेंटर और एक है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो दोनों में कितना एंगल बन गया? एक अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमको मालूम है एक वेक्टर ऐसा है और एक दूसरा वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये रेडियस वेक्टर है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स वाला है CPF। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? तो 180 डिग्री एंगल बन रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, रेडियस एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपेटल फोर्स इज 180 डिग्रीज। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर रहता? बाहर, आउटवर्ड। एंड रेडियस CFF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड रेडियस वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर रहता? बाहर की तरफ। दोनों का एंगल किधर है? सेम। तो इसीलिए एंगल बिटवीन थीटा, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 0 डिग्री। इन दोनों में एंगल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये पॉइंट समझ गए? अब सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ रियल फोर्स। व्हाट इज अ रियल फोर्स? रियल फोर्स उसे कहते हैं जिसका कारण हमें मालूम है। यानी अगर आपके पास कोई अंकल या आंटी आ जाए और हमको अंकल या आंटी बोले कि बेटा ये जो मून अर्थ के गोल गोल घूम रहा है, कौन सा फोर्स है जो उसको खींच के रख रहा है? मून भाग क्यों नहीं जाता घूमते घूमते? तो आप बोलोगे अरे अंकल वो मून को है ना अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींच के रख रहा है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है GF, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मिल रहा है। यानी एनी फोर्स व्हिच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, और उसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका कारण हमको मालूम, कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अनदर थिंग, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर भाग क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हर गोल घूमने वाली चीज को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच लेता। तो इलेक्ट्रॉन भाग क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको खींच के रख रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
रेस्ट पर चार्जेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, और चलते हुए चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोड यूज करते हैं। तो this charge, negative charge, is being pulled towards the positively charged nucleus. This force which is pulling the electron towards the nucleus is electrical force or electrostatic force. This electrostatic force is providing the necessary centripetal force. Therefore centripetal force is called a real force. Real force क्यों बोलते हैं? because उसका कारण हमको मालूम होता है, because it is either gravitational force or electrostatic force or it may be frictional force. फ्रिक्शन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मे बी, या वो पॉसिबल टाइम परमिट हो तो अभी भी कर सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, अगर रोड गोल टर्न वाला रोड आया, घाटी वाला रोड, आप कार चला रहे हो और कार बाजू में खाई है, तो जैसे आप टर्न लोगे लेफ्ट की तरफ तो कार आपकी कैसी हो रही है, ऐसे सीधी आ रही थी, अब टर्न ले रही लेफ्ट की तरफ, गोल घूम रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चाहता है? आपकी कार को खाई में फेंक देना चाहता है, लेकिन आपकी कार खाई में नहीं गिर रही। क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि रोड बहुत रफ है, और रफ रोड के कारण आपको फ्रिक्शन मिल रहा है, गाड़ी के टायर्स के बीच में और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। वो फ्रिक्शन के कारण आपकी कार खाई में नहीं गिर जाएगी। अगर बहुत स्मूथ रोड बना होता कांच का, ग्लास का, तो उस पर आपकी कार ऐसा टर्न लेती थी तो सीधे उड़ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको खाई में गिरा देता था। लेकिन रफ होने के कारण रोड पे फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन के कारण भी सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है। नेक्स्ट एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपेटल फोर्स। So have you understood this point? Why is centripetal force called real force? Because it is either gravitational force or electrostatic force or frictional force. That is, इसी का मतलब क्या है कि cause of current of centripetal force is well known. अच्छी तरह से हमको मालूम है कि सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा होता है। अगर कोई पूछ ले कि कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींचता है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींचता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींचता है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींचता है। तो हमको मालूम कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ खींचता है, तो इसीलिए सेंट्रीपेटल फोर्स को रियल फोर्स बोलते हैं। रियल यानी उसका कारण हमको मालूम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कारण हमको नहीं मालूम। आप मेरी गो राउंड झूले में बैठे और आपने सीट बेल्ट नहीं बांधे और जोर जोर से मेरी गो राउंड घूमना चालू हो गया, तो क्या होगा? आप गोल घूमते घूमते आपने सीट बेल्ट नहीं बांधे, आपको वो झूला निकाल के फेंक देगा, आप बाहर जाके गिर जाओगे। किसने खींचा आपको बाहर? ग्रेविटेशनल फोर्स ने खींचा आपको बाहर? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे खींचता है, और आप तो झूला झूलते ऐसा झूलते टेंजेंट में निकल के भाग गए, और ग्रेविटेशनल फोर्स टेंजेंट में नहीं खींचता, वो तो नीचे खींचता है। इसका मतलब आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने खींचा, टेंजेंट आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ने नहीं खींचा ना। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ऐसा भी नहीं कि मेरी गो राउंड में झूले में आप बैठे हो और आपकी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए और बाजू में आपके मम्मी पापा खड़े हैं, उन्होंने नेगेटिव चार्जेस और ऑपोजिट चार्जेस ने अट्रैक्ट किए, और आप झूले में घूमते घूमते झूले में से उड़ गए और अपने मम्मी पापा के गोद में जाके वो बैठ गए। ऐसा भी नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं है वो, ना ही वहाँ कोई फ्रिक्शन आ रहा है मेरी गो राउंड में, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं जो आपको बाहर खींच रहा है। तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका कारण हमको नहीं मालूम। हर गोल घूमने वाली चीज को बाहर खींच लेता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये कौन सी प्रेत आत्मा है, क्या है, इसका कारण नहीं मालूम। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो यानी फॉल्स। हालांकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट कारण हमको नहीं मालूम होने के कारण लोग उसे स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो फोर्स वो होता है जिसका कारण नहीं मालूम होता। फॉर एग्जांपल, आप स्टार बस में चले गए नागपुर में, और स्टार बस में आप खड़े रह गए, आप हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको बैठने जगह नहीं मिली, स्टार बस में आप खड़े हो और ऊपर भी डंडा पकड़ने के लिए जगह नहीं मिली, तो आप ऐसे ही खड़े हो गए। बस फास्ट चल रही है, आप भी फास्ट चल रहे हैं। जैसे बस वाले ने ब्रेक्स मारा, आप आगे जाके भिड़ गए एकाधे आंटी को जाके या एकाधे अंकल को जाके भिड़ गए, तो क्या होगा? वो अंकल आंटी गुस्से में आ जाएंगे, बोलेंगे मेरे या पुत्रिया का, वो भी गाली को अपना कुछ बोलना चालू कर देंगे अगर समझदार नहीं हो तो। अब आपको किसने धक्का मारा? बस फास्ट में चल रही थी तो आप भी फास्ट में चल रहे थे, बस के ब्रेक्स लग गए लेकिन आपके ब्रेक्स नहीं लगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो आप आगे जाके भिड़ गए और आपके पीछे कोई भी नहीं धक्का मारने, तो आपको कारण पता ही नहीं चला किसने धक्का मारा। तो जब कारण ही नहीं पता होता फोर्स लगाने का, तो उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स यानी ऐसा फोर्स जो किसने धक्का दिया वो पता ही नहीं चलता।
तो सेंट्रीफ्यूज किसने कहा, उसका कॉज ही नहीं मालूम पड़ता कि कौन धक्का दे रहा है हमको, तो दैट फोर्स इज स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, लेट अस स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के डेरिवेशंस वगैरह पढ़ेंगे। वीडियो लंबा नहीं हो जाना चाहिए, क्लैरिटी भी एक प्रॉब्लम होता है, क्लैरिटी को ध्यान में दो तो MB GB बढ़ जाते हैं, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, डाउनलोड करने में आपका डेटा खत्म हो जाएगा, दैट्स वाई तो थोड़ा कम में हमको धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस में काम चलाना पड़ेगा। देखेंगे वी कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपलोडिंग द वीडियोस, बट छोटे छोटे वीडियोस ही आगे बढ़ाना होगा। हैव अ नाइस टाइम।